फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। दोस्तों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्लास 7 के अध्याय 15 तक कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियोज़ में अध्याय 16, 17 और 18 इन 3 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इन 3 चैप्टर को कंप्लीट करते ही क्लास 7 के चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो है क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 फिर ये 3 चैप्टर बचेंगे। जैसा कि जानते हैं दोस्तों आप सभी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 इनकी जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, मतलब आपके एग्ज़ाम डेट निर्धारित किए जा चुके हैं। एग्ज़ाम जो है आपके 16/12/2025, ठीक है, यानी कि 16 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर 2025 तक के जो रखे गए हैं। और हम जानते हैं दोस्तों कि किसी भी परीक्षाओं के लिए एनसीईआरटी की जो होती है बुक्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, ये इनके जो प्रश्न होते हैं एनसीईआरटी के काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम लोग जो है पिछले वीडियोस में टीचिंग परीक्षा के बुक से जो साइंस के चैप्टर्स थे उन सभी को कंप्लीट कर लिया था और आज के इस पार्ट में और एसके झा सर की इस बुक से हम लोग जो है साइंस के चैप्टर को कंप्लीट करा रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी नए आए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी की जाती है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने चैप्टर की ओर आते हैं। हमारा चैप्टर अध्याय 16 क्या कह रहा है कि विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन, हवा, तूफान और चक्रवात। तो इनके पहले पॉइंट है कि गतिशील वायु पवन कहलाती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि वायु दाब डालती है, यानी कि आपके कह सकते हैं एयर एक्सर्ट प्रेशर, वायु क्या डालती है, दाब डालती है। इनके पॉइंट को देखेंगे। हवा द्वारा लगाया गया दबाव वायुमंडलीय दबाव कहलाता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है कि पतंग उड़ते समय आपके पीछे से आती पवन, ठीक है, पतंग उड़ते समय आपके पीछे से आती पवन। दूसरा उदाहरण है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कि पवन के विपरीत दिशा में नौका चलाना। और तीसरा उदाहरण है कि पवन के दिशा के विपरीत साइकिल चलाना। ये सभी जो है आपके वायुमंडलीय दबाव के कारण होता है। और साइकिल में अत्यधिक हवा भरने के बाद अचानक क्या होते हैं, फट जाते हैं। अब जो है इनके नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि पवन के वेग बढ़ने पर वायु दाब जो है घट जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वायुमंडलीय दबाव के प्रभावित कारक। तो इनके कौन कौन से कारक है, तो सबसे पहला कारक है ऊंचाई, फिर सेकंड में है तापमान और थर्ड में क्या है, नमी। तो ऊंचाई में क्या है, अल्टीट्यूड में, कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा के कणों की संख्या कम होती है और हवा का दबाव क्या होता है, कम हो जाता है। और तापमान की बात करें टेम्परेचर में, कि जब वायुमंडल में तापमान बढ़ता है तो हवा के कण अलग हो जाते हैं और हवा फैल जाती है। और थर्ड पॉइंट है नमी के बारे में, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर के बारे में, कि नमी की मात्रा बढ़ने पर हवा जो होती है वो हल्की होती है और हवा का घनत्व कम हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण दबाव भी कम हो जाता है। अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट कि तापमान, जब जो है तापमान में वृद्धि होगा, जब तापमान में वृद्धि होगा तो इनके दबाव में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। और फिर जब तापमान में कमी होगा तो दबाव में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। इसी तरीके से ऊंचाई में जब वृद्धि होगी तो दबाव में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और ऊंचाई में जब कमी होगी तो दबाव में क्या होगा, वृद्धि होगा। और नम यानी कि जलवाष्प जब वृद्धि होगी तो दबाव क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। और जलवाष्प में जब कमी हो जाएगी तो दबाव में वृद्धि हो जाएगा। ये जस्ट अपोजिट है। तो आइए अगले पॉइंट को देखते हैं हम। तो कुछ उदाहरण से समझेंगे कि क्या दिया गया, कि जब हम चित्र में दिया गया है इनके पॉइंट को, जब हम गुब्बारे यानी कि जब हम 2 गुब्बारे लेते हैं और थोड़ा भाग में पानी भर लेते हैं और उनसे एक साइकिल स्पोक में थोड़ी दूरी पर दोनों गुब्बारे को बांध लेते हैं और उनके बीच फूंक मारते हैं तो गुब्बारे आपस में पास आते हैं। तो चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या किया गया है, 2 गुब्बारे को लिया गया है और एक साइकिल
के स्पोक में इन दोनों को जो है बराबर दूरी से बांध के लटका दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद इस गुब्बारे में जल भर दिया गया है और इन दोनों के बीच जो है फूंक मारने से क्या हो रहा है कि ये गुब्बारे आपस में पास आते हैं, तो चित्र में दिखाया गया है। और दूसरा पॉइंट क्या दिया गया कि आपको कि एक कागज की पट्टी लेते हैं, यानी कि एक कागज की पट्टी लेते हैं और उसका अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका देते हैं और फूंक मारते हैं तो कागज की पट्टी ऊपर उठती है। तो ये भी देख सकते हैं चित्र में आप, जब इन्हें फूंक मारा जा रहा है तो कागज की पट्टी क्या हो रही है, ऊपर की ओर उठ रही है, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट की ओर आते हैं। इनके अगले पॉइंट को देखते हैं। क्या कह रहा है कि वायु का वेग बढ़ने पर वायु दाब क्या होता है, कम होता है, ठीक है। वायु का वेग बढ़ने पर वायु दाब कम होता है। सेकंड पॉइंट है इनमें कि वायु सदैव अधिक वायु दाब डालने वाले क्षेत्र से कम वायु दाब डाले क्षेत्र की ओर जाती है। और तीसरा है कि वायु दाबों की बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन वेग उतना ही अधिक होगा। अगला पॉइंट है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार क्या होगा, इनको देख लेते हैं। इनके पॉइंट को पढ़ेंगे गर्म करने पर वायु के प्रसार के बारे में। तो जब गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उड़ जाती है, यानी कि गर्म होने पर वायु क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। और गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है, यही कारण जो है धुआं ऊपर उठ जाता है। अगले पॉइंट की ओर आते हैं इनमें। तो पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। विंड करंट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है। भूमध्य रेखाएं और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। फिर दूसरा पॉइंट है कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को सूर्य की अधिक ऊष्मा जो है मिलती है। तीसरे पॉइंट की ओर आते हैं हम। अब अगले पॉइंट की ओर आते हैं। इनका अगला पॉइंट है कि पृथ्वी के सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है और गर्म वायु क्या होती है, ऊपर उठती है। अगला पॉइंट है कि ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित, यानी कि 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखा क्षेत्र की ओर गतिशील होती है। और अगला पॉइंट है इनमें कि ये पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है और ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। फिर पॉइंट है इनके कि 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह जो होता है वो 30 डिग्री से अक्षांश के 60 डिग्री के अक्षांश की ओर होती है। अगला पॉइंट है इनमें कि पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर, और पवन के प्रवाह यानी कि दक्षिण उत्तर दिशा में दक्षिण उत्तर की ओर होती है। और वायु के दिशा में परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। वायु के दिशा में परिवर्तन जो होता है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट में कि थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना, ये अगला पॉइंट है इनमें कि समुद्री हवा के बारे में, ठीक है। इनके पॉइंट दिए गए कि दिन के समय जमीन पानी की तुलना में ज़्यादा गर्म हो जाती है और थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसी तरीके से इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है और इनसे मानसून पवन भी कहा जाता है, कहते हैं। अगले पॉइंट की ओर आते हैं इनके। तो चित्र में देख सकते हैं थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थल के असमान तापमान के ग्रीष्म काल के दक्षिण पश्चिम दिशा में मानसून निर्मित होते हैं और ये मानसून जो है पवन अपने साथ हिंद महासागर में काफ़ी जलवाष्प लेकर जो है आते हैं। अब नोट करने योग्य बातें हैं, कौन कौन सी नोट करने योग्य बातें कि मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वो अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिनका अर्थ होता है ऋतु होता है, ठीक है, जिनका अर्थ क्या होता है, ऋतु से होता है। और दूसरा पॉइंट है कि शीतकाल यानी कि ठंड के मौसम में पवन के प्रवाह की दिशा जो होती है वह विपरीत होती है और थल से समुद्र की ओर होती है। और अगला पॉइंट है कि
मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे जलवाष्प जो होते हैं जिससे जलवाष्प से वर्षा होती है, ठीक है ना, जिससे वर्षा होती है और यह जल चक्र का चरण कहलाता है। अगला पॉइंट है इनमें कि हमारे देश में किसान प्रमुख रूप से वर्षा पर क्या है, निर्भर है, जो चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। शीतकाल में थल और जल के असमान तापमान के कारण पवन जो है उत्तर पश्चिम के अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती है। ये शीत पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, इसलिए शीतकाल में वर्षा भी जो होता है वो कम होता है। अब आते हैं इनके अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है तड़ित, झंझा और चक्रवात। ठीक है, तड़ित, झंझा और चक्रवात यानी कि लाइटिंग, स्टॉर्म एंड साइक्लोन के बारे में। तो इनके पॉइंट दिए गए हैं। तड़ित, झंझा गर्म आदि, ठीक है, गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विकसित होते हैं। तड़ित, झंझा गर्म जो है वो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में विकसित होते हैं। तापमान में वृद्धि होने के कारण जो है ऊपर उठती हुई प्रबल पवन हो जाती है। और अगला पॉइंट है कि पवन वायु में पहले से विद्यमान जल की बूंदे को अपने साथ ऊपर जो है ले आती है और फिर यह ताप कम होने के कारण जो है जम जाती है। ठीक है, अगले पॉइंट में आते हैं। पुनः नीचे गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती है और वायु से क्रियाएं करती है, फिर बिजली क्रोधित कौंधती है। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट है कि इससे ध्वनि उत्पन्न होता है। इसी घटना को तड़ित झंझावत कहते हैं। और सामान्य शब्द में यदि झंझा के साथ तड़ित यानी कि बिजली भी गिरे तो उसे तड़ित झंझावत कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाते हैं। इनके पॉइंट को देखेंगे। तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाते हैं। पहला पॉइंट है कि पहले जल वायुमंडल से उष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित होता है, फिर उसके बाद जल वाष्प वर्षा के बूंदों के रूप में पुनः द्रव्य में परिवर्तित होते हैं और जिससे कि उष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है और जिसके बाद उष्मा के आसपास वायु क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसी तरीके से गर्म वायु ऊपर उठती है और जिससे वायु दाब कम हो जाता है। अगला पॉइंट है इनमें कि कम हो जाता है, क्या कम हो जाता है, वायु दाब कम हो जाता है। फिर तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है, जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती है। मौसम की इसी घटना को चक्रवात कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है चक्रवात की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। तो इनको देखेंगे, इनके पॉइंट को देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन के बारे में। तो चक्रवात जो है का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे झंझा का क्षेत्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थित होते हैं और चक्रवात के क्षेत्र का व्यास जो होता है वो 10 से 30 किलोमीटर तक होता है और इस व्यास के अंदर बादल से मुक्त होते हैं। शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर अमाप का बादल क्षेत्र होता है। अगला पॉइंट है कि उच्च वेग की पवन यानी कि 150 से 250 किलोमीटर पर घंटा और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। अगले पॉइंट में आए तो इस क्षेत्र से परे पवन वेग क्रमशः कम हो जाती है, अतः चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, इनके देखते हैं। चित्र के माध्यम से दिखाया गया है चक्रवात का निर्माण, किस तरीके से चक्रवात बन रहा है और चक्रवात के नेत्र का प्रतिबिंब भी दिया गया है। अब आते हैं चक्रवातों के द्वारा होने वाले विनाश। ठीक है, डिस्ट्रक्शन काउज्ड बाय साइक्लोन्स के बारे में। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है और उठता जल जो है 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। ठीक है, चित्र में देख सकते हैं चक्रवात के कारण समुद्र में जल के ऊपर उठती लहरें, विशाल लहरें। अगला पॉइंट है इनमें कि मृदा की उर्वरकता को भी जो है ये कम कर देता है, मृदा की उर्वरकता को भी कम कर देता है। अमेरिकी महाद्वीप में इसे
हरिकेन कहते हैं और फिलीपींस और जापान में यह टाइफून कहलाती है। ये जो चित्र दिया गया है भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र जहाँ पे चक्रवात का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, अब आते हैं इनके पॉइंट की ओर, फिर क्वेश्चंस में जाएंगे। तो उत्तरी अमेरिका में एक और चक्रवात टोर्नेडो आते हैं और टोर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे अधिक हो सकता है। टोर्नेडो की संरचना कीप के आकार की होती है। ये बादल होते हैं। ठीक है, चित्र में देख सकते हैं कि किसी टोर्नेडो का प्रतिबिंब दिया गया है। अब आते हैं टोर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं, यानी कि टोर्नेडो क्या होते हैं, चक्रवात के भीतर भी बन सकते हैं। भारत की शांतिपूर्ण तट रेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है और भारत के पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही के संदर्भ में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। सभी झंझा या तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं और झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, नोट करने योग्य बातें क्या है इनमें कि वेग की माप करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, वायु दाब कहते हैं, बैरोमीटर भी कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। हिंदी में क्या कह रहा है कि वेग के माप करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, वायु दाब मापी कहते हैं, वायु मापी हैं। और अब आते हैं इनके अगले पॉइंट में। यहाँ से एनसीईआरटी के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि आग लगने की स्थिति में, ठीक है, प्रश्न संख्या 1, आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगाता है। इस तरह के अलार्म को कमरे में कहाँ रखा जाना चाहिए? तो इनके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कहाँ पे रखा जाना चाहिए उन 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन देखते हैं, दरवाजे के पास, फिर क्या है फर्श के पास, ऑप्शन बी में, सी में क्या करें किसी भी दीवार पर या छत पर। तो इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे छत पर रखे जाने चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि समुद्री समीर की दिशा को दर्शाने के लिए चित्र 8.1 में 4 चित्र योजनाबद्ध चित्र दिखाए गए हैं, इनमें से कौन सा सही देता है? तो इनमें जो है आपका प्लस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ये जो है आपके क्लॉकवाइज जो चल रहे हैं। ठीक है ना, ये इनका करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो तीसरा नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि चित्र में एक बच्चे को स्ट्रॉ के साथ एक और स्ट्रॉ के सिरे के पास हवा उड़ाते हुए देखा गया, जिसका दूसरा सिरा शीतल पेय की बोतल में है। यह देखा गया कि जैसे ही स्ट्रॉ के खुले सिरे पर हवा चलती है तो स्ट्रॉ में शीतल पेय का स्तर ऊपर उठ जाता है और निम्नलिखित में से पेय के स्तर में वृद्धि का सबसे अच्छा कारण बताना है। तो ये जो है आपके चित्र में दिखा गया है और उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनके करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे कि हवा के बहने से स्ट्रॉ के सिरे पर दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी के साथ बिजली गिरने की स्थिति में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। तो कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो किसी पेड़ के नीचे शरण ना ले, धातु के सिरे वाले छत के नीचे शरण ना ले, खुली घास स्टोरेज शॉट पे शरण ना ले, खुले में बस में शरण ना ले। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है ना, देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को। तो ऑप्शन नंबर डी इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवात से निम्नलिखित में से किस स्थान के प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना है? तो पुरी के जो है प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना है चक्रवात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक कमरे के प्रवेश द्वार पर एक पर्दा लटका हुआ है और एक लंबा गलियारा दरवाजे के समकोण पर पड़ता है जो पर्दे के समांतर है। यदि गलियारे के साथ तेज हवा चलती है तो पर्दा क्या होगा? तो पर्दा जो है आपके ऑप्शंस को देखेंगे,
कमरे के बाहर की ओर धकेला जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर्दा जो है कमरे के बाहर की ओर धकेला जाएगा। अब आते हैं एनसीईआरटी के अभ्यास वाले प्रश्न पे। तो वायु में दिशा परिवर्तन किस कारण से होता है? तो वायु में दिशा परिवर्तन जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, पवन किसे कहते हैं? तो पवन जो है आपका, पवन जो है गतिशील वायु को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? समुद्र से स्थल की ओर बहने वाले पवन को जो है मानसूनी पवन कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 10th नंबर में कि वायु के बेग मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? वायु के बेग को मापने वाले उपकरण को जो है हम लोग एनीमोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करना है। तो क्या गलत कथन है? 4 ऑप्शंस में ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात को हरिकेन कहते हैं, बिल्कुल गलत कथन है। तो हमें गलत कथन खोजना है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं, शुरू करते हैं अध्याय नंबर 17 अध्याय नंबर क्या कह रहा है कि सॉइल के बारे में, मिट्टी के बारे में। ठीक है, इनके पॉइंट को देखते हैं। तो मिट्टी का निर्माण हवा, बारिश, बहते नदी के पानी आदि क्रिया का द्वारा विशाल चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से होते हैं। ठीक है, इनके पॉइंट को फिर से एक बार देख लेते हैं कि मिट्टी का निर्माण जो है वो आपके हवा, बारिश, बहते नदी, पानी आदि की क्रियाओं के द्वारा विशाल चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों से होते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि ये छोटे छोटे पत्थर के कण ह्यूमरस के साथ मिलकर उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। किसके साथ मिलकर? ह्यूमरस के कारण साथ मिलकर जो है ये उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मृदा परिच्छेदिका, ठीक है, सोयल प्रोफाइल के बारे में। तो मृदा के अनेक परतों की बनी है। मृदा जो है अनेक परतों की बनी है, जिनसे मृदा परिक्षेप यानी कि प्रोफाइल कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमरस कहलाते हैं। मृदा में जो है सड़े गले जैव पदार्थ क्या कहलाते हैं? ह्यूमरस कहलाते हैं। अगला पॉइंट है कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों की टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, अब अगले पॉइंट में आते हैं इनके। तो जिन्हें क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। मृदा की प्राकृतिक उन शैलों पर निर्भर करती है जिनसे निर्माण हुआ है, और तथा उन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्माण करता है जो इनमें उगते हैं। अगला पॉइंट है कि मृदा की प्रत्येक परत स्पर्श यानी कि गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन भी भिन्न होते हैं, और ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं इनके अगले पॉइंट पे। तो इनका अगला पॉइंट क्या है? चित्र में दिया गया कि मृदा परिच्छेदिका, ठीक है, और इनके अगले पॉइंट में बेड लायर कंडीशंस दिए गए हैं, संस्तर स्थितियां दी गई है, संस्तर स्थितियां। इनके पॉइंट को देखते हैं। तो इनमें 3 प्रकार के संस्तर स्थितियां होती है। इनमें जो है 3 प्रकार के संस्तर स्थितियां होती है। तो संस्तर स्थितियां होती है कौन कौन से? पहला ए संस्तर, और फिर दूसरे में क्या दिया कि बी संस्तर स्थिति, और तीसरे में सी संस्तर स्थिति। तो आइए देखते हैं कि स्थिति जो है शीर्ष मृदा होते हैं। ए में क्या कह रहा है कि स्थिति क्या होते हैं? शीर्ष मृदा, और बी में क्या है कि मध्य परत होते हैं, और सी में क्या होते हैं? स्थिति की ओर होते हैं। अगला पॉइंट ए में दिया गया कि ए संस्तर स्थिति के बारे में जानेंगे। तो यह गहरे रंग की होती है। यह जो है किस रंग की होती है? गहरे रंग की होती है, और इस परत में ह्यूमरस और खनिज से समृद्धा होती है। और तीसरा है कि ये ह्यूमरस मृदा की उर्वरकता बनाता है। चौथा है कि पादप का पोषण प्रदान करता है, और यह परत जो है मृदु सरंध्र और अधिक जल को धारण करता है। छोटे पादपों की जड़ें पूरी तरह से शीर्ष मृदा में रहती है। इसी तरीके से बी संस्तर स्थिति दी गई है। तो बी संस्तर स्थिति में क्या कह रहा है
कि इस परत में ह्यूमरस की कम होती है लेकिन खनिज अधिक होता है और यह परत अधिक कठोर और अधिक सहत यानी कि पानी होती है। और सी में सी संस्तर स्थिति क्या कह रहे हैं कि यह दरारों और विद्रोयुक्त शैलियों के छोटे ढीलों की बनी होती है और इस परत के नीचे आधार शैल होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे इनके मृदा के प्रकार सॉइल ऑफ टाइप्स। तो मृदा के प्रकार क्या कि शैलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्माण होते हैं और इन्हें बालू और चिकनी मिट्टी कहते हैं, सम्मिलित होते हैं। और दूसरा है कि शैलों कणों और ह्यूमरस का मिश्रित जो है मृदा कहलाता है। शैलों कणों और ह्यूमरस का मिश्रित क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। दूसरा पॉइंट है कि जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल और केचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अब आते हैं इनके मृदा के प्रकार के बारे में, सोयल टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो बालुई मृदा होते हैं और फिर जिनको चिकनी मिट्टी कहते हैं और दुमटी मृदा भी कहते हैं। ठीक है, 3 चीज़ दिए गए हैं, इनको इनके प्रकार को देख लेते हैं। पहले बालुई मृदा के बारे में बात करें तो मृदा के बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है और यह बालुई मृदा कहलाती है। ठीक है, इनमें कणों के बीच जगह क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ह्यूमरस बहुत कम होता है और तीसरा कि कम उपजाऊ होते हैं। बालुई मृदा में क्या होते हैं? मृदा में कि कम उपजाऊ होते हैं। जल की निकासी तेजी से होती है। यह हल्की सुबाधित और शुष्क होती है। अब आते हैं मृणामय क्ले के बारे में, यानी कि मृदा के बारे में। क्ले सोयल के पॉइंट को देखेंगे तो इनका पहला पॉइंट है कि इस मिट्टी के कण सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े होते हैं। ठीक है, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है और यह बालुई मिट्टी की तुलना में अधिक जो है उपजाऊ होते हैं। कौन? मृणामय मृदा यानी कि क्ले सोयल जो है आपके बालुई मिट्टी के तुलना में अधिक उपजाऊ होते हैं और यह अधिक जल धारण करता है जिससे कि यह भारी होता है और इनका उपयोग बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाने में प्रयोग होते हैं क्ले सोयल का। अब इनके अगले पॉइंट की ओर आते हैं। इनका अगला पॉइंट क्या दिया गया है? दोमट मृदा के बारे में। ठीक है, तो दोमट मृदा के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट है यदि बड़े और छोटे कण की मात्रा लगभग समान होती है तो यह दमोटी मृदा कहलाती है। कौन सी मृदा कहलाती है? दमोटी। दूसरा पॉइंट है कि यह मिट्टी रेत और चिकनी मिट्टी का मिश्रण है। और तीसरा पॉइंट है कि इनमें ह्यूमरस की मात्रा जो है पर्याप्त होती है। चौथा दिया गया कि यह अधिक उपजाऊ होते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि मिट्टी के गुण के बारे में जानेंगे। तो मिट्टी का गुण कौन कौन से हैं? मृदा के कुछ गुण निम्नलिखित है। मृदा में हवा होती है। तो आते हैं देयर इज एयर इन द सोल। मृदा में हवा होती है। इनके पॉइंट को देखते हैं। मिट्टी के कणों के बीच जगहों में हवा क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। हवा पौधे की जड़ और अन्य जीवों को श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करती है। मृदा में पानी या नमी होता है। ठीक है, अब इनके पॉइंट को देखते हैं कि मृदा में पानी होता है जिसे नमी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यह पानी पौधे की जड़ों और उनके विकास के लिए करती है। यह जो है पानी पौधे के जड़ों के विकास के लिए करती है। चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि जल की बूंदें कथक नली दी गई है, क्वैथ नली दी गई है और मृदा नमूना, बर्नर स्टैंड, ये सभी चीज़ दिया गया है मृदा से नमी को हटाने के लिए। और अगले पॉइंट की ओर आते हैं इनमें। तो इनका अगला पॉइंट है कि मिट्टी पानी को अवशोषित करती है। ठीक है, मिट्टी जो है पानी को क्या करता है? अवशोषित करता है। मिट्टी में धीरे धीरे पानी नीचे की ओर जाना और पानी का रिसाव कहलाता है। ठीक है, चित्र में देख सकते हैं। दूसरे पॉइंट है इनके अवशोषित जल का प्रतिशत। तो अवशोषित जल के प्रतिशत क्या दिए गए हैं? अवशोषित जल के प्रतिशत जो है आपके
मृदा का द्रव्यमान भार जो होता है वह जी होता है, ठीक है। और जल का आरंभिक आयतन ml में दिया गया है, ठीक है, UML यानी कि आयतन वॉल्यूम जिसको कहते हैं, प्रारंभिक आरंभिक आयतन, ठीक है। और मृदा जल का अंतिम आयतन VML, और मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन V-UML, और मृदा द्वारा जल का द्रव्यमान क्या होता है V-U-V, ठीक है, होता है। और 1 मिलीलीटर जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है। अब आते हैं इनके अगले पॉइंट में कि अवशोषित जल का प्रतिशत के बारे में देखें। तो अवशोषित जल के प्रतिशत के बारे में जान, तो अवशोषित जल का प्रतिशत क्या है कि U-V बटे मृदा का द्रव्यमान, ठीक है। अगला नोट करने योग्य बातें हैं कि ग्राम और किलोग्राम वास्तव में द्रव्यमान के मात्रक होते हैं। मृदा और उनके फसलों को 3 भागों में बांटा गया, तो देखते हैं कौन कौन से भाग में है। तो बालू में उगने वाले फसलें एग्जाम्पल में धान, कपास इत्यादि होते हैं। और दूसरा है कि महीन मृणमय में उगने वाले फसल गेहूं इत्यादि हैं, एग्जाम्पल में। दामोटी मृदा में उगने वाले फसलें हैं, एग्जाम्पल में गेहूं, चना, मसूर, मटर इत्यादि हो गए। अब यहाँ से अगला पॉइंट है कि मृदा अपरदन के बारे में। तो मृदा अपरदन को देखते हैं। जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना जो है वो अपरदन कहलाता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती है, और पादपों की अनुपस्थिति में मृदा क्या हो जाते हैं, ढीली हो जाती है, और पवन और प्रवाही जल के साथ यह बह जाती है, ठीक है। मृदा का अपरदन मरुस्थल अथवा बांजर भूमि जैसे स्थानों पर जो होते हैं वो अधिक होते हैं। यहाँ से एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर वाले प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, तो मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों को विकास करने और जीवित रहने के लिए नमी यानी कि पानी और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस स्थान को चुने जहां मिट्टी में पानी और पोषक तत्व जो है भरपूर मात्रा में हो, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें। तो उस स्थान को चुनना है जहां पे आपको भरपूर मात्रा में मिट्टी, जल, पोषक तत्व जो है मिलते हैं। तो इनके करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे कहाँ पे मिलेंगे ये, तो 4 रेगिस्तान, जंगल, खुला मैदान और क्रिकेट का मैदान। तो जंगल में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पे जो है आपको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व, जल, इन सभी चीज़ों की मात्रा मिल सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जड़ों द्वारा क्या कह रहा है कि जड़ों के द्वारा अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी और में पानी और खनिजों की उपलब्धता होती है। तो खनिजों की उपलब्धता क्या होती है, ए हॉरिजन होती है, यानी कि ए क्षैतिज होती है। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। तो मृदा संरक्षण के लिए मृदा संरक्षण उपायों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी रक्षा करना है। तो इनमें से जो है किनकी रक्षा करना है कि ऊपर की मिट्टी की रक्षा करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 4 में मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो मिट्टी के संदर्भ में जो है कथन को पढ़ना है और बताना है कौन सही है कि अक्षय मिट्टी के निर्माण का एक बहुत तेज प्रक्रिया है। और दूसरा क्या, रेतीली मिट्टी में पानी का रिसाव तेजी से होता है। तीसरे कह रहे हैं कि आपको कि दामोट मिट्टी में केवल रेत और मिट्टी होते हैं और ऊपरी मिट्टी आर्द्रता और मात्रा में अधिक होती है। तो इनके करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आपके क्या कह रहे हैं कि उपरोक्त में से, आगे भी क्वेश्चन है इनमें, कह रहा है कि उपरोक्त में से सही कथन का चयन करें। तो इनके सही कथन को देखना है तो इनका क्या हो जाएगा कि रेतीली मिट्टी में पानी जो होते हैं वो पानी का रिसाव तेजी से होता है। और दूसरा क्या कह रहा है कि मिट्टी ऊपर में आर्द्रता की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि 2, 4 इनके करेक्ट होंगे। तो देखते हैं किस ऑप्शंस में है 2 और 4। 2, 4 ऑप्शन नंबर 1 में इनका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में एनसीईआरटी के अभ्यास वाले प्रश्न है। तो इनके 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ को क्या कहते हैं। तो ह्यूमस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ह्यूमस।
मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, खिलौनों और मूर्तियां किस मिट्टी की बनाई जाती है? खिलौने और मूर्तियां किस मिट्टी की बनाई जाती है? तो मृणमय मिट्टी की बनाई जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मृदा में सबसे उपजाऊ मृदा की पहचान करें। सबसे उपजाऊ मिट्टी की पहचान करें तो कौन सा मिट्टी हो जाएगा? दामोट मिट्टी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बालुई मृदा यानी कि बालुई मिट्टी से संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यह सबसे कम उपजाऊ वाला मिट्टी है, ये सही होगा। और देखते हैं गलत कथन का चयन करना है इसमें। ठीक है, इनमें जल का निकासी तेजी से होता है, इनमें मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है, इनमें मृदा में ह्यूमस नहीं होती है, तो गलत कथन हो जाएंगे इनके। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें मृदा में ह्यूमस नहीं होती है। नेगेटिव का आंसर नेगेटिव हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मृदा में से किसमें जल धारण की क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है? तो वो चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं अध्याय 18 नंबर चैप्टर क्या कह रहा है कि वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स, जल एक बहुमूल्य संसाधन। तो इनके पॉइंट को देखेंगे तो पहला पॉइंट है कि प्रति वर्ष 22 मार्च को जल दिवस जो है के रूप में मनाते हैं। प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाते हैं। पेयजल, धुलाई, खाना पकाने, उचित सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा जो है 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। तीसरा पॉइंट है कि वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवन जल वर्ष मनाया गया था और विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखते हैं अगला पॉइंट कि कितना जल उपलब्ध है, कितना जल जो है वो उपलब्ध है। हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल। तो इनके पॉइंट को देखते हैं। पृथ्वी पर 71% भाग जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्र और महासागरों, नदियों, तालाबों, ध्रुवीय बर्फ, भौमजल और वायुमंडल में पाए जाते हैं। इन सभी में अधिकांश जल जो है इसी रूप में मानव के उपयोग के लिए नहीं होते, उपयुक्त के लिए नहीं होते हैं। और इनका अगला पॉइंट है कि उपयोग के लिए उपयुक्त अलवन जल, जिसे हम ताज़ा जल कहते हैं, ये पिक्चर के माध्यम से जो है आपको दिखाया जा रहा है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी जो है नीली दिखाई देती है। और इनके पॉइंट को देखिए, जल की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ वाटर, इनको पढ़ेंगे जल की अवस्थाएं के। तो इनका पहला पॉइंट है कि जल चक्र के द्वारा परिचक्रण, ठीक है, जल चक्र के द्वारा परिचक्रण के दौरान जल की इसकी 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो इनके पॉइंट को देखेंगे। इन तीनों को पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। पहला नंबर ठोस में, यह जो है बर्फ़ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ़ से ढके पर्वतों और हिम नदी में पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं इनके पॉइंट को, द्रव्य के बारे में। यह महासागरीय द्रव्य की बात करें तो द्रव्य जो है आपका यह महासागरीय झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतत्व के नीचे यानी कि वार्म जल में भी पाया जाता है। और गैस की बात करें तो यह हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जल उसका तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुछ मात्रा जो है वो स्थिर बनी रहती है। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जल चक्रण का, और जल चक्रण को डायग्राम के माध्यम से भी दर्शाया गया है। जल चक्रण को, ये जल चक्रण के बारे में डायग्राम के माध्यम से दिए गए हैं आपको कि बादल है, फिर वाष्पोत्सर्जन है, अंतःस्वेदन है, ये सभी चीज़ है। और जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भौम जल, इनके पॉइंट को पढ़ेंगे। जल, मृदा के कण, इनके पॉइंट क्या है कि मृदा के कणों के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान
और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं, तो इस परत की ऊपरी सीमा वार्म जल स्तर कहलाती है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि वार्म जल स्तर के नीचे पाए जाने वाले वार्म जल कहलाते हैं। और अगला पॉइंट है इनका अगला पॉइंट क्या है कि चित्र के माध्यम से वार्म जल के स्रोत, वर्षा का जल। ठीक है। अब आते हैं अगले चित्र में। अगला चित्र देखते हैं कि नदियों के बारे में, तालाबों के बारे में। अब इनके पॉइंट को पढ़ते हैं। भूमि के जल का स्राव। ठीक है। भूमि के जल का रिसाव जो है अंतःस्यंद के द्वारा कहलाता है, अंतःस्यंद कहलाता है, यानी कि इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। और वार्म जल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैलों की परतों के बीच वार्म जल संचित होते हैं और इसे भंडारण को जल कहते हैं। और अगला पॉइंट इनका कि जल भर को बाहर कैसे निकालते हैं, इनको देख लेते हैं। इनको चित्र से नलकूप के द्वारा, हैंडपम्प के द्वारा। ठीक है। और अगला देखते हैं, इनमें चित्र के माध्यम से दिया गया है कि वार्म जल और वार्म जल स्तर। ठीक है। वार्म जल स्तर का अपक्षय, डिप्लीकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, इनके पॉइंट को देखेंगे। तो वार्म जल का अपक्षय अनेक कारणों से होता है। पहला है कि जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा है कि औद्योगिक और कृषि गतिविधि, और तीसरा क्या है कि अल्प वर्षा, और चौथा है कि वन अपरोपण, और पांचवा है कि जल के अवस्त्रन। ठीक है, अवस्त्रवन। ठीक है। अब आते हैं इनके अगले पॉइंट में, जनसंख्या प्रसार में पॉपुलेशन स्प्रीड के बारे में देखते हैं, जनसंख्या प्रसार को। तो इनका पॉइंट है कि जनसंख्या बढ़ने से भावना, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग भी बढ़ जाती है। ठीक है ना। भावना, भवन होगा। जनसंख्या बढ़ने से भवन, दुकान और कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग जो होती है वो बढ़ जाती है। इससे कृषि हेतु भूमि, उद्योग और खेल के मैदान जैसे कि खुले क्षेत्र में कमी आ जाती है और इस कारण से वर्षा जल जो होते हैं वो अवस्त्रवण की दर कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट है इनमें बढ़ते हुए उद्योग के बारे में। ठीक है। ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखते हैं कि हमारे उपयोग में आने वाली लगभग हर वस्तु के उत्पादन में कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता होती है। उद्योग की संख्या बढ़ती जा रही है जिससे कि अधिकांश उद्योग के द्वारा उपयोग किए जाने वाला जल भूमि से निकलता है। और तीसरा पॉइंट है कि कृषि के कार्य में, एग्रीकल्चरल वर्क में भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। नहरें जैसे कि सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध है। और अगला पॉइंट इनमें देखते हैं कि नहर, नदी, तालाब। ठीक है। नहर, नदी, तालाब को। और अगला पॉइंट है कि नहर, नदी, तालाबों और इन तंत्रों में अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी, जिससे कि किसानों को वार्म जल का उपयोग करना पड़ता है। और आते हैं अब जल का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। इनके पॉइंट को पढ़ेंगे कि वह स्थान जहाँ पर वर्षा होती है और वह जल से समृद्ध है, इसके विपरीत रेगिस्तान है जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। और तीसरा है कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हों जहाँ वर्षा तो पर्याप्त होती है फिर भी जल की कमी रहती है। क्या हम कह सकते हैं कि यह जल संसाधन के कुप्रबंधन के कारण होता है। अब आते हैं अगले पॉइंट में। तो ये चित्र के द्वारा जो है भारत वार्षिक वर्षा चित्र को देख लेते हैं। वर्षा सेंटीमीटर में दी गई है। और अब आते हैं जल प्रबंधन के बारे में, वाटर मैनेजमेंट के बारे में। तो इनके पॉइंट को पढ़ेंगे। वाटर मैनेजमेंट के पॉइंट, पहला पॉइंट है कि वर्षा जल का उपयोग वार्म जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है और इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रह कहते हैं। और अगला है कि ड्रिप यानी कि बूंद सिंचाई व्यवस्था, कम व्यास के पाइपों के द्वारा पौधे को पानी देने की तकनीकी है जो सीधे उनकी जड़ों तक पहुंचती है। इनको ड्रिप विधि कहते हैं। जैसे कि चित्र में देखा जा सकता है कि खेतों में ड्रिप सिंचाई व्यवस्था की गई है। और अगला पॉइंट है कि पादपों पर जल की कमी का प्रभाव। इनके पॉइंट को देखेंगे। पादपों पर जल की कमी
का प्रभाव, तो पादपों को अपना भोजन तैयार करने के लिए मृदा में से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, और यदि पादपों के लिए जल उपलब्ध नहीं हो तो पृथ्वी पर वे हरियाली लुप्त हो जाएंगी। और तीसरा पॉइंट है इनका कि पृथ्वी पर ना ही पर्याप्त भोजन और ना ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगा और ना ही वर्षा होगी। इनका अर्थ है कि जीवन नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर वाले प्रश्न, तो पहले प्रश्न को देखेंगे हम। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी की कमी को नहीं दर्शाता है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सूखे नल, पानी लेने के लिए लंबी कतारें, बी में कह रहा है कि, सी में कह रहा है कि पानी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन, और डी में क्या कह रहा है कि एक परिवार को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 3 बाल्टी पानी का मिलना। तो ये कमी को नहीं दर्शा रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनका हो जाएगा। अब आते हैं, आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समुद्र और महासागर पृथ्वी पर पानी से भरे हुए हैं, हालांकि पृथ्वी पर मौजूद पानी बहुत कम प्रतिशत हमारे लिए उपलब्ध है। यह प्रतिशत जो है मोटे तौर पर है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कितने प्रतिशत मोटे तौर पर हैं? 0.006%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी के तरल रूप में नहीं है। तो पानी के तरल रूप में कौन सा नहीं है, माफ़ कीजिएगा, तो ये हिम, और ऑप्शन में ए दिया हुआ हिम, झील का पानी, नदी का पानी, जलवाष्प, ठोस। तो हिम जो है तरल पानी के तरल रूप में नहीं है, और जलवाष्प नहीं है, और ठोस नहीं है, ठोस बर्फ नहीं है। यानी कि 1, 4 और आपका 5 ये हो जाएंगे। तो देखते हैं किस ऑप्शंस में है 1, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक जल निकाय के पास जमीन खोदने वाले एक व्यक्ति ने पाया कि मिट्टी नम थी। जैसे जैसे वह गहरी और अधिक गहरी खुदाई करता गया, वह एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया जहां पे मिट्टी के कणों और चट्टानों के बीच के सभी जगहों में पानी भरा हुआ है। और इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो देखते हैं, इस परत की ऊपरी सीमा जो है वो जल तालिका कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल तालिका। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। तो 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से पानी का उपयोग करने का एक तरीका है। तो कौन सा आर्थिक रूप से पानी का उपयोग करने का एक तरीका है? तो बूंद से सिंचाई, यानी कि ड्रिप इरिगेशन विधि के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बूंद से सिंचाई करना। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अनुशासित पानी का न्यूनतम मात्रा कितना होना चाहिए? तो इनकी न्यूनतम मात्रा जो है आपके 50 लीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है कि हर बूंद मायने रखती है, एक नारा है जो संबंधित है। हर बूंद मायने रखती है, एक नारा है जो किससे संबंधित है? यह जो है आपके जल का महत्व से संबंधित है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि जल चक्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो जल चक्र में कौन शामिल नहीं है, आइए देखते हैं। तो इनके जो हो जाएंगे वर्षा जल संचयन जल चक्र में शामिल नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं अगला प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन वर्षा जल के जमीन में रिसाव को रोकता है? तो कौन जो है वर्षा जल के जमीन के रिसाव को रोकता है? तो एक पक्का फर्श जो है वर्षा जल के जमीन
के रिसाव में रोकता है। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 11वां नंबर प्रश्न क्या है कि वार्म जल स्तर का अवक्षय का कारण क्या है? तो इनके कारण जो है अल्प वर्षा है, वन अपरोपण है, जल का अवस्त्रवन है, यानी कि उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे करेक्ट आंसर इनके। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ड्रिप सिंचाई तकनीकी क्या है? ड्रिप सिंचाई तकनीकी क्या है? तो यह जो है कम व्यास वाले पाइप से पौधे की जड़ों तक बूंद बूंद जल को देना, यानी कि यही कहलाता है ड्रिप विधि। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल किस अवस्थाओं में पाया जाता है? जल जो है किस अवस्थाओं में पाया जाता है? ठोस, द्रव्य और गैस, इन तीनों अवस्था में जो है जल पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि जल चक्र के सभी क्रम क्या है? जल चक्र के सभी क्रम के बारे में जानना है। तो पहले क्या हो जाएगा? वार्म जल, वाष्प, संघनन से फिर बादल, फिर वाष्पोत्सर्जन, अंतस्पदन और वर्षा। पीछे डायग्राम में भी दिया गया था, तो उनको इसी तरीके से सजा लेना था। तो इनके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब आते हैं अंतिम प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पे। तो क्या कह रहा है कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय अलवन जल वर्ष मनाया गया था? तो किस वर्ष मनाया गया था? 2003 में मनाया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं। तो दोस्तों क्लास 7th के जो 18th चैप्टर तक थे उनको आज हम लोगों ने समाप्त कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है क्लास 8 के जो भी चैप्टर होंगे, 16 चैप्टर हैं उनमें, तो उनको कंप्लीट करेंगे जो एनसीईआरटी के हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।